नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी गद्दार वर्सेस वफादार। जहां प्रदेश की सियासत एक बार फिर गद्दारी बनाम वफादारी की बहस में उलझ गई है। अशोकनगर में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सिंधिया परिवार पर झांसी की रानी से गद्दारी का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी इतिहास के पन्ने पलटने में देरी नहीं की और दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पिता यानी जयवर्धन सिंह के दादा बलभद्र सिंह के 1939 के उस पत्र का जिक्र किया जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वफादारी की पेशकश की थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या गद्दारी और वफादारी को फिर से सियासी हथियार बनाने की कोशिश हो रही है, और आखिर इस बयानबाजी के क्या मायने निकाले जाएं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कौन गद्दार कौन वफादार, इतिहास के सहारे वार पलटवार। राजनीति में शुद्ध बाण आम है, लेकिन इस बार बाण इतिहास से निकाले गए हैं। प्रदेश की सियासत एक बार फिर गद्दारी बनाम वफादारी के मुद्दे पर गर्म है और आमने सामने सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह का परिवार। दरअसल अशोकनगर में कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह आंदोलन में दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने झांसी की रानी का जिक्र करते हुए सीधे सिंधिया परिवार को गद्दार बता दिया। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि झांसी की रानी लड़ी, अंग्रेजों से टकराई, लेकिन उस वक्त सिंधिया परिवार ने गद्दारी की। ऐसी क्या वजह रही कि उनके साथ गद्दारी हुई? कि जहां से स्वयं सिंधिया जी सांसद हैं, हम उनको कहना चाहते हैं, इतिहास गवाह है, जो गद्दारी झांसी की रानी जी के साथ हुई थी, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि इतने सालों बाद आज भी आपके लोकसभा क्षेत्र से एक लोधी समाज का युवा न्याय के लिए तड़प रहा है। अब सिंधिया परिवार पर गद्दारी के आरोप लगे तो जवाब देने में बीजेपी ने देरी नहीं लगाई। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया और पोस्ट के जरिए इतिहास की किताबें खोल दी। उन्होंने दिग्विजय सिंह के पिता स्वर्गीय बलभद्र सिंह के 1939 के पत्र का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वफादारी की पेशकश की थी और लिखा कि दिग्विजय सिंह का पारिवारिक इतिहास भी गद्दारी से भरा पड़ा है। अब बीजेपी के दूसरे नेता भी दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। जयवर्धन सिंह जी के परिवार जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जिस प्रकार से समझौते किए थे, जिस प्रकार के पत्राचार किए थे, वो तमाम चीजें भी उनको एक गद्दार के रूप में स्थापित करती है। मराठाओं ने सामूहिक रूप से, चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई का राजवंश हो अथवा सिंधिया परिवार हो, सभी ने सामूहिक रूप से इस्लामिक बर्बरतापूर्ण आक्रांताओं का संघर्ष भी किया और उसके पश्चात अंग्रेजों से भी लोहा लिया। उनके आपसी मतभेदों को इस प्रकार से पूरी तरीके से चित्रित करना, ये कांग्रेस पार्टी की जो बहुत ही निगेटिव मानसिकता है उसका परिचायक है। जयवर्धन सिंह जी को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। सिंधिया और दिग्विजय परिवार के बीच ये अदावत कोई नई बात नहीं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी इनके बीच की नोकझोंक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहती थी, लेकिन अब कांग्रेस सिंधिया पर अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगाती है, तो बीजेपी दिग्विजय सिंह के परिवार को मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक का वफादार बताती है। खैर, कौन गद्दार और कौन वफादार की इस लड़ाई में अब सवाल ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि जनता क्या मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है तिवारी जी आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। और राजनीति में कई सारे लोगों का अतीत है जो सबको पता है, कुछ गुमनाम है, कुछ नाम में है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो गुमनाम हो गए तब उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा नाम और चेहरे हैं जो गाये बिगाए, जिनका जिक्र कुछ भी कारण हो वो चर्चाओं में रहता है, या वर्तमान के हों या भूतकाल के हों। महारानी जो लक्ष्मीबाई है वो भी एक ऐसा नाम है, और दिग्विजय सिंह वो भी एक ऐसा नाम है, और अब उनके बेटे उस कड़ी में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जो एक दूसरे की जांग उखाड़ने का खेल है, उससे क्या राजनीति में पब्लिक का कोई भला हो रहा है या नेताओं का कुछ भला हो रहा है? देखिए, आपसी जो कारण है उसके वजह से आम जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। देखिए, आम जनता का भला, क्षेत्र के विकास
लोगों की क्षेत्र के डेवलपमेंट और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी संपूर्ण तरीके से कैसे उनका योजनाओं का लाभ मिल सकता है, इनसे हो सकता है। आपसी ख्याल से हमेशा विध्वंस होता है और नुकसान होता है। राजनीति में यही हो रहा है। देखिए, जब कांग्रेस में सिंधिया जी थे तो आपस में तालमेल न होने के कारण सरकार चली गई और यही कारण रहा कि बाद में सरकार दोबारा आई भी नहीं। बीजेपी की सरकार बनी, अब साथ में वो मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों भाजपा में सारे लोग जब इकट्ठे हो गए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सिंधिया जी हो, सब लोग समीकरण बैठाकर और अपने क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप देखें तो सब तरह, चाहे वो बिंद क्षेत्र हो चाहे वो महाकौशल हो, सब जगह कुछ न कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो निश्चित तौर पर योजनाओं का लाभ और समीकरण तभी बनते हैं जब एक दूसरे के तालमेल बैठा रहे, राजनीति में किसी का विरोधाभास न हो। विरोध होना अलग बात है, लेकिन समीकरण खराब होना और पार्टी से अलग होना, ऐसा विद्रोह पैदा करना जिससे आम जन का नुकसान हो, मुझे लगता है कि ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा आम जनता का बड़ा नुकसान होता है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आप देखें, जब भी बीजेपी में कला हुई है तब कब उस क्षेत्रों में नुकसान हुई है, चाहे वो बिंद रहा हो, चाहे महाकौशल रहा हो या मालवा क्षेत्र रहा हो। जब भी बड़े नेताओं का टकराव हुआ है तो नुकसान पार्टी का हुआ है। और यही कारण है कि पिछली बार आप देखें तो 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो जो आपसी तालमेल मुख्यमंत्री या सिंधिया जी का या जो बड़े और लीडर थे उनके तालमेल अच्छे न होने के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और पार्टी टूट कर बिखर गई और फिर दोबारा सरकार भी नहीं बन पाई। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आम जन का नुकसान होता है और पार्टी को भी लगातार उसको झेलना पड़ता है। तो ये प्रयास ये करना चाहिए नेताओं को, चूंकि बहुत बौद्धिक लोग हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे बड़े लीडर कोई भी कमलनाथ जी हो, ऐसे लोगों को एकत्रित करने के और पार्टी में जो मनमुटाव अंदर होता है वो बाहर ना आए, पार्टी के अंदर रहे, उसको उसी समीकरण के आधार पर ठीक कर ले। तो मुझे लगता है कि पार्टी भी, लेकिन ये तो अब तो दूसरी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं ना, खुद की पार्टी में तो जो उठापटक हो रही वो तो हो ही रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जब किसी भी स्थिति में आप जाएं, चाहे वो दूसरी पार्टी को हो या अपनी पार्टी में हो, जब भी अंतरकाल या निशाना किसी बनता है तो आम जन का उसमें भला नहीं होने वाला है। आम जन का तो भला योजनाओं से होगा, आप उसके लिए कितना अच्छा कार्य कर सकते हो, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दे सकते हो, उससे होगा। आप किसी के खिलाफ तीखा बयान दोगे तो निचले स्तर पर जो आपका कार्यकर्ता है वो भी उसी तरह का बयान फिर से देने लगेगा। और यही कारण है कि निचले स्तर में जो विवाद बनता है दूसरी पार्टियों में, तो वो अपने नेताओं का बातचीत सुनकर और फिर वो प्रहार करता है किसी दूसरी पार्टी में। वो ये नहीं देखता है कि गलत कौन है और सही कौन है, और बाद में निशाना छोटा कार्यकर्ता बनता है। बड़े लोग आनंद में रहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है किसी भी पार्टी में। भाजपा अभी जो सुशासन की बैठक की, भाजपा ने भी हाल ही में प्रशिक्षण दिया बीजेपी ने पचमढ़ी में, तो ऐसे छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, अभी आज ही समापन हुआ 3 दिन का। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। तो इनका कारण यही था कि जो हमारे बड़े नेता हैं वो संयमित विचार, संयमित बातों को सामने रखें और ऐसी बातों को लोगों से करें जिससे किसी को नुकसान न हो, ऐसी भाषा का उपयोग करें जिससे पार्टी को नुकसान न हो, और उन तथ्यात्मक बातों को रखें जिससे पार्टी का कहीं ना कहीं फायदा हो। तो ये कार्यकर्ताओं तक भी मैसेज जाए, जिससे जो आचरण हम करते हैं, जो हम चरित्र दिखाते हैं, जो बातचीत करते हैं आम भाषा में, उसका ऐसा कोई दुरुपयोग न हो जिससे नुकसान न हो, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण वर्ग का यही मामला है। इसी तरह से दूसरे पार्टियों को भी, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनको बड़ा सोच समझकर वक्तव्य देने की आवश्यकता है। लेकिन ब्रजेश जी, ऐसा लगता है कि सोच समझ रहे हैं, क्योंकि जिस कारणों से आंदोलन किया गया कि भाई जीतू पटवारी के खिलाफ एक FIR हो गई है कि मल खिलाने का जो बयान था, पूरी कांग्रेस, लेकिन एक विधायक का पहले बयान आ जाता है, उस संघों को लेकर बयान दे देते हैं तो पूरा किस्सा डाइवर्ट हो जाता है और रही सही कसर जयवर्धन सिंह ने पूरी कर दी। तो ये एक प्लानिंग है कि एक नेता के खिलाफ जो पूरी पार्टी एकजुट है, तो उस पूरे आंदोलन को आपने दूसरी दिशा में ले गए कि बहस का तोप का गोला आपने कहीं और कर दिया कि निशाने पर आपके होने थे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो सप्ताहभर ही हुआ, अभी शपथ ली है उनको, तो बने हुए हेमंत खंडेलवाल को। लेकिन हो ये रहा है कि एक पार्टी संघ को गाली दे रहा है, दूसरा पक्ष उनको दूसरी पार्टी को गाली दे रहा है। अब ये हो रहा है कि बात महारानी लक्ष्मीबाई तक गई है और दूसरा पक्ष जो कह रहा है वो दिग्विजय सिंह के दादा की किस्से निकालने लगा है, पिताजी के। कांग्रेस की यही तो दिक्कत है मनोज जी, कि वो जिस लाइन लेंथ को लेकर चलती है वो बिगड़ जाती है, या उसके ही लोग क्या षड्यंत्र के तहत बिगाड़ते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए।
मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर जाती है वो जनता के बीच में या आंदोलन करती है, उस मंच पर उस मुद्दे को छोड़ के बाकी के मुद्दे पर लोग बोल जाते हैं। और इसके पीछे मुझे जहाँ तक लगता है मोहन जी कि सुर्खियाँ बटोरना है कि कैसे आप अपनी तरफ मीडिया का बाकी के लोगों को ध्यान आकर्षित करें। अब वहाँ पर यदि आप जयवर्धन सिंह के बयान को देखें तो जयवर्धन सिंह वहाँ पे सिंधिया की तारीफ तो कर नहीं सकते थे, तारीफ करते तो हो सकता है वो तालियां नहीं मिलती, क्योंकि जो बैठे हैं सामने वो तो सिंधिया विरोधी हैं, उनके पक्ष के तो है नहीं। तो यदि विरोधी की आपको वहां पे बुराई करोगे तो ही तालियां मिलेंगी। लेकिन यदि वहां पे आप कांग्रेस की बात करते, सरकार को घेरते, तो ज्यादा फायदा होता है। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, इन मुद्दों पर चुनाव में भी चर्चा हो चुकी है, उन मुद्दों पर कई बार बहस भी हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर नई बात नहीं है। सिंधिया को आपने मामला हुआ ग्वालियर, भले वो सांसद ना हो आके की एक पूरी सड़क स्मार्ट सिटी ही बह जाती है, बिल्कुल जिस विभाग के वो मंत्री है दूरसंचार के, उसके लेके जो लोग आम लोगों की मुद्दों पर घेरते तो मुझे लगता है कि ज्यादा जनता में फायदा होता, आपकी बात ज्यादा सुनी जाती और इसका आपको राजनीतिक फायदा भी मिलता। लेकिन राजनीतिक फायदे की जहां चिंता नहीं है, चिंता है कि मैं अपनी तरफ पूरा ध्यान आकर्षित कैसे कर लूं, मैं तालियां कैसे बटोर लूं, मैं मीडिया को कैसे, मैं जगह कैसे पाल लूं। तो मुझे लगता है ये सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान आते हैं। तो चाहे साहिब सिंह गुर्जर और विधायक कुशवाहा जी छाए हुए हैं, अजय वर्धन का बयान चल रहा है, चाहे साहिब सिंह हो चाहे जयवर्धन हो, दोनों के बयान 2 दिन से छाए हुए हैं। और पलटवार भी अब जो सरकार को करना चाहिए था या सत्ता पक्ष का जो राजनीतिक दल है बीजेपी को करना चाहिए था, वो किस पर कर रही है? वो जयवर्धन सिंह पे, दिग्विजय सिंह के परिवार पर आपको निशाना साध रही, जबकि उसको जवाब ये देना पड़ता यदि सही मुद्दे पे आप रहते कि भाई आपने एफआईआर दर्ज क्यों की है, आपने गलत दर्ज की है, आप ये सफाई देते। लेकिन अब क्या है, आपने हमला किया, वो आपसे डबल हमले पर, तो बार पलटवार चल रहा है। हमले का जवाब जोरदार हमले से दिया जा रहा है, क्योंकि आपने जो हमला आप कर सकते थे, जो कटघरे में सरकार को खड़ा कर सकते थे, प्रशासन को खड़ा कर सकते थे, उसमें यदि आप खड़ा करते तो एक सफाई दी जाती, अपना पक्ष रखा जाता कि नहीं साहब हमने गलत नहीं किया है, ऐसा था वैसा था जो भी था। लेकिन आप यहां पर क्या है कि आपने कहा और हमाम में सब नंगे हैं मनोज जी, इससे जनता का भला क्या होगा? जो तिवारी जी भी कह रहे हैं, क्या भला करना चाहते हो आप? किसी को पता नहीं है क्या? आप सामने वालों को गाली दोगे, सामने वाला आपको 2 गालियां देगा, आप उसकी जांग उगाड़ोगे, वो आपकी जांग उगाड़ेगा, आपके कपड़े गंदे करेगा, आप उसके कपड़े गंदे करोगे। मजेदार बात है, इस आरोप प्रत्यारोप में ट्वीट करते हैं एक्स पर अरुण यादव, वो कहते हैं कि मूंग खरीदी को लेकर वो कंपनी उसको उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, तो उस पर भी 2-4 बात हो जाती है। ये बात हो रही है, उस इलाके में मूंग नहीं होती है, लेकिन प्रदेश में बाकी जगह तो होती है। तो प्रदेश भर के नेता जुड़े थे, इस पर कुछ किसानों का भला होता। हाँ, इस पर विचार तो जीतू पटवारी को भी करना चाहिए, कांग्रेस आलाकमान को भी करना चाहिए। क्यों उनके मुद्दों का हमेशा इस तरह से पंचर किया जाता है, उनके ही नेताओं द्वारा, विपक्ष नहीं। तो जो वो ढूंढ रहे हैं लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, या जो वो कह रहे हैं कि रेस के घोड़े, क्या उनमें यही तो नहीं है जो स्लीपर सेल की बार बार बात की जाती है कांग्रेस की तरफ से कि हमारे यहाँ तो ये स्लीपर सेल समय समय पर जग जाता है, समय पर जग जाता है और अपने मुद्दों को पंचर करके वो एक तरह से विपक्ष का, विरोधी का जो सत्ता पक्ष है उसका फायदा पहुंचा देता है। तो कांग्रेस इस पर विचार करे, या प्रदेश प्रभारी हैं कि वो जा रहे हैं मंच पर तो कह दे भैया मुद्दे पर ही बात होगी, सरकार को कटघरे में खड़ा करना। यहाँ जीतू पटवारी दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, पिछड़े वर्ग पर, इन मुद्दों को लेकर आए, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पर बोलिए, प्रेजेंटेशन देना है आपको, इन पॉइंटों पर दीजिए, तैयारी कर आइए, दाएं बाएं की बात मत करिए। जिस तरह से हम देखते हैं ना सदन में होता है मनोज जी, कि आप बात करोगे ना तो पॉइंट पे करोगे ना, मुद्दे की बात करोगे, तो किन मुद्दों को लेकर आप बात करो। बीजेपी में देखिए आप, एक मुद्दा तय होता है, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में, या आप ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं, माफ कीजिए मंडल अध्यक्ष तक भी जाएंगे ना आप, तो वो एक ही सुर में एक ही बात बोलता दिखेगा। तो जब बात वहां से इस तरह से आपको सामना करना है ऐसे संगठन से, तो आपको उसी रणनीति से तहत काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आप एक दूसरे को गालियां देंगे तो इससे जनता आपकी बात सुनेगी। जो आप जिनको गालियां दे रहे हैं उनके पक्ष वाले आपको गालियां दे रहे हैं, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि इतिहास में जो हुआ, आज की परिस्थितियों में तो आप देखिए गद्दार दूसरे तरीके के पैदा हो गए ना। वो गद्दार छोड़िए, अंग्रेज यहीं थे, मुगल यहीं थे, तो यहीं चल रहा था, जो भी चल रहा था वो बीती बात हो गई। लेकिन आज की तारीख में गद्दारी तो दूसरे तरीके से होने लगी। देश में बैठे हैं लोग जो हमारा विरोधी है पाकिस्तान, उसके साथ मिलकर किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पर बात कर लीजिए भैया, वो दौर निकल गया। अब इस दौर में बात कर लीजिए, ताजा तारे मामले पे बात कर लीजिए। इसमें आप कटघरे में खड़ा करते हैं तो समझ में आता है कि बीजेपी से जुड़े लोग भी हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग भी हैं, लेकिन मुद्दे की बात होना चाहिए। मुझे लगता है यहां कहीं कांग्रेस में भटकाव है जिसको रोकने की जरूरत है। तो तिवारी जी, भटकाव रुकेगा कैसे? और ये क्या एक टीस है जो अभी मिट नहीं पा रही है कि जो सरकार चली गई? क्योंकि वही दिग्विजय सिंह है, वो कहते थे कि जो ज्योतिरादित्य थे वो मेरे पुत्र समान है, मैं उनको राजनीति में लाया हूँ। कहते थे कि मैं उनके पिता के संग शूट किए कई सारे, हालांकि इशारा टाइगरों की ओर था।
देखिए मनोज जी, आप कांग्रेस को भली बात समझते हैं। कांग्रेस में समस्या बड़ी ये है कि हर नेता जो है अपने आप को मीडिया में दिखना चाहता है, मीडिया में दिखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा फेस जो है वो लोग देखें। कारण यह है कांग्रेस की स्थिति तो अब बची नहीं कुछ, और मध्य प्रदेश नहीं, कई राज्यों में कांग्रेस की परिस्थितियां बड़ी खराब हो गई हैं। जब तक संगठनात्मक तरीके से इनको व्यवस्थित नहीं करेंगे, सीनियर लीडर प्रशिक्षण नहीं देंगे, नए लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक संगठन में इस तरह की बात गलतियां होती रहेंगी। आज देखिए, किसी के खिलाफ भी बयान देना होता है तो सरकार के खिलाफ नहीं रहता कि सरकार में बेरोजगारी है, सरकार की नीतियां गड़बड़ है, सरकार में समस्याएं हैं, सरकार में योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। इन सब मुद्दों को, किसानों का लाभ नहीं मिल रहा है, खेती में बहुत सारी किसानों को नुकसान हो रहा है, तो इन सब बातों को कांग्रेस नहीं उठा रही है। कांग्रेस उन मुद्दों को उठाती है व्यक्तिगत संबंधों को लेकर, चाहे वो सिंधिया जी के ऊपर कटाक्ष करना हो, चाहे वो कैलाश जी के खिलाफ करना हो, चाहे मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत सीधा तीखा निशाना कांग्रेस जो है लोगों के ऊपर साधती है। तो इससे जो है उसका कांग्रेस का ही कद घटता है। आप देखें तो जब भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कोई बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लोग समझ जाते हैं इस बात को कि ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। इसी कारण से उनके कई सारे नाम उपनाम रख दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को परिपक्व होना पड़ेगा। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि हम राजनीति में हैं और हमको भविष्य में आगे आना है, तो हमको ठोस मुद्दों को उठाना पड़ेगा, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे क्षेत्र के विकास का मामला हो, सड़कों का मामला हो। इन चीजों को लेकर हम जब जनता के बीच आएंगे तब हमको कहीं ना कहीं भविष्य में इसका बेनिफिट मिलेगा। नए लोगों को लाना पड़ेगा, जो प्रशिक्षक लोग हैं, जो ट्रेनिंग करके आए हैं, प्रशिक्षण लेके आए हैं कांग्रेस का, जो हमेशा से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जयवर्धन तो कोई नए नहीं है ना तिवारी जी, मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हो गए हैं और दिग्विजय सिंह के बेटे हैं कि बचपन से राजनीति की है उन्होंने। देखिए क्या है, कोई नौशकिया नेता हो तो समझ में आता है। मनोज जी, जो तब कर राजनीति करता है, जो कार्यकर्ता के बीच में जाकर जो जमीन से उठकर जनपद सदस्य पार्षद बनके और लीडर बनता है ना, उसकी कार्यशैली अलग होती है। और जो जिसके पिता राजनीति में है वो फिर राजनीति में आता है तो वो फिर इसी तरह का बयान देता है। उसके साथ आप देखें तो वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर साधेगा जिससे वो मीडिया में हाईलाइट हो जाए, मार्केट में रहा है और फिर उसका चेहरा बना रहे, लेकिन उसकी काबिलियत कुछ नहीं होती है। काबिलियत यही है कि वो बड़े घर में पैदा हुए हैं, राजनीति में है और उनको टिकट राजनीतिक क्षेत्र में रहे तो उनको टिकट मिल गया और जीत गए। लेकिन जो व्यक्ति आप बड़े नेताओं को देखिए, चाहे शिवराज जी को देखिए, चाहे बड़े नेताजी जो भी बने हो, वो छोटे लेवल पे आए हैं। वो पार्षद का चुनाव लड़े, जिला पंचायत बने, महापौर रहे, उसके बाद राजनीति में आए। चाहे वो पुराने नेताओं को आप देखें तो उनकी जो बात रहती है, चाहे दिग्विजय सिंह जी को आप देख लिए, राजा रहे जरूर वो, लेकिन उन्होंने राजनीति जब की है तो उनकी बातचीत का तरीका, वो भले विपक्ष को निशाना साधते हो, लेकिन उन बातों को वो रखते हैं जिससे सीधा कहीं ना कहीं प्रहार होता है बीजेपी के ऊपर। और बीजेपी फिर उनके प्रवक्ता और ये सारे उनके, लेकिन कई बार वो भी तो वही कर देते हैं जो जयवर्धन सिंह कर देते हैं कि बात खेत की होती है, वो पूरी पार्टी को खलियान ले जाके खड़ा कर देते हैं और उस खलियान में कि जिसके आसपास कीचड़ ही कीचड़ हो। लेकिन ब्रजेश जी, टीस तो है, मजबूरी है, राजनीति का जो भी है, लेकिन कब तक राजनीति में हम कहेंगे कि भैया संघ ने झंडा क्यों नहीं लगाया, गोडसे, सावरकर, अब बलभद्र, ऐसे कई सारे नाम अतीत के निकलेंगे, उनके सारे राजनीति चलेगी। क्योंकि जिन लक्ष्मीबाई की बात हो रही है तो हमने देखा अभी कुछ साल पहले एक तस्वीर आई थी जब बीजेपी में आ गए थे सिंधिया, छोटे सिंधिया, तब वो गए भी थे लक्ष्मीबाई की समाधि पर और सिंधिया परिवार का पहला आदमी था जो ग्वालियर में रहते हुए उनकी समाधि पर गया। निश्चित तौर पर मनोज जी, इतिहास के पन्ने इसलिए आप पलट रहे हैं क्योंकि आपके पास ताज़ा मुद्दे नहीं है या आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। विपक्ष से तो कम से कम ये उम्मीद कर सकते हैं वो मुद्दों पर बात करें, वर्तमान के मुद्दों पे बात करें। इतिहास के यदि पन्ने पलटेंगे तो इतिहास में गलतियां तो बहुत सारे लोगों से हुई, वो कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, तो उनसे फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है ना। आज आप बात करोगे बेरोजगारी की तो जनता आपसे जुड़ेगी। आप ये बात साबित करने की कोशिश करोगे कि अंग्रेजों के समय में किसने गद्दारी की थी और अब क्या है, तो उससे क्या सिंधिया हार गए क्या? हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है, तो क्या जनता ने सिंधिया को नकार दिया क्या?
आप देखिए कि चुनाव तक चलिए मान लेते हैं सीमित ना रहे, चुनाव और तक होना हमारे चाहिए। देश में तो जिन लोगों ने हमारे पर मतलब अत्याचार किए जो इतिहास में कि बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, उनके नाम पे सड़कें अभी हम आज तो उनके भी हैं। मकबरे पर जा रहे हैं भैया, मकबरे पे आप देख रहे हैं, वहां पे उनके नाम पे सड़कें बनी हुई हैं। जिनने अत्याचार किया उनका कुछ नहीं हुआ, जो उनके साथ चले गए या उनका साथ दे दिया, वो भी एक कविता के आधार पर आप कह रहे हो। इतिहास के और कौन से पन्नों में लिखा है बताइए? सुमित्रा कुमारी चौहान की, सुमित्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, उस पर आप कह रहे हो, उसमें भी एक लाइन है। एक लाइन है। तो आप बताइए कि बहुत सारे इतिहास को आप पलट रहे हैं और सिर्फ एक लाइन पर आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी लाइन पर कभी बीजेपी कटघरे में खड़ा करती थी, लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल गई, यदि किसी के दादा परदादा से चलिए मान लीजिए गलती भी हो गई, तो उसका खामियाजा क्या जयवर्धन को भुगतना चाहिए? उसका खामियाजा क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भुगतना चाहिए? किसी ने अपराध राहुल किया गांधी ने इंदिरा या गांधी और राजीव हाँ, गांधी की लाइन से आप पलट गए हैं। पलट गए हैं तो क्या भुगतना चाहिए? आपातकाल लगाए तो क्या आपको भुगतना चाहिए? भाई आपने कह दिया हाँ गलत हुआ था या गलती हुई थी उस समय, तो आपको देश सुन रहा है ना, आपको मान रहा है। यदि आप वही गलती दोहराओगे तो निश्चित तौर पर आप पर सवाल उठेंगे, लेकिन किसी और का किए हुआ अपराध की सजा आपको थोड़ी नहीं मिलनी चाहिए, यदि अपराध है भी तो। लेकिन सियासत में है, क्योंकि वो अपराध गिनाकर आप पूरे समाज को, पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा करके एक तरह से आप उन लोगों को साधना चाहते हैं जो उनके विरोधी हैं, लेकिन उनके समर्थकों को तो नहीं साध पाएंगे। एक पक्ष तो ऐसा है ना। और आपकी बात में यदि इतना दम होता तो आप देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं सत्ता से विमुख हुई, जिस तरह से सत्ता से बेदखल करके सिंधिया बीजेपी और की जो सत्ता मौजूदा दिला। राजनीतिक परिदृश्य हो सकता है हाँ। भविष्य में कि सिंधिया वापस कांग्रेस में हो वापस जाए और कांग्रेस में जयवर्धन जाए। बीजेपी में हो जाए, तो यही पार्टी नेताओं को गुणगान करेंगे, वही गुणगान करने प्रवक्ता लगे। जो आप गालियां दे देखिए रहे हैं। मनोज जी, तो क्या है, जब आप जो सही कह रहे हो, टीस भी है एक, और टीस इतनी है, लेकिन राजनीति में इतना व्यक्तिगत नहीं जाना तो चाहिए, उनसे मुद्दों ज्यादा पर तो रहना कमलनाथ चाहिए। को होना चाहिए ना। उनकी तो वो तो मुख्यमंत्री थे, ये तो मंत्री ही थे जयवर्धन। हाँ, तो लेकिन कमलनाथ ने इस तरह के शब्दों का आज तक इस्तेमाल नहीं किया। ये भी देखिए आप, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस में तमाम नेताओं ने किया या उनसे कहलवाया गया हो, जो भी हुआ, लेकिन ये देखना चाहिए कि आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, आप मुद्दों पर रहिए, ताकि आपको बाद में कभी सामना हो, आपको एक साथ बैठना हो। उनका तो बेचारों का बेटा भी हार गया। तो आपको कम से कम ऐसा ना देखना पड़े, क्योंकि यदि पिता पुत्र की जोड़ी है तो अभी। क्योंकि इन बातों से, आपके इन आरोपों से यदि जनता ने स्वीकार किया होता, तो जिस तरह से आपको सत्ता से बाहर कर दिया उन्होंने, इसके बाद भी तो चुनाव हो गए, उसके बाद भी चुनाव हो गए, 3 चुनाव हो गए, तो 3 चुनाव में आपके इन आरोपों में कोई जनता ने उसके स्वीकार बाद किया? 2 लोकसभा चुनाव हो गए। वही तो कह रहे हैं आप, उसके बाद जनता ने स्वीकार किया। तो ऐसे घिसे पुट्टे मुद्दों में क्या कर सकते हो? जब आप कहते हो कि हमने साहब आपातकाल लगाया था और जनता ने बाद में हमें चुन लिया, तो मतलब जनता ने हमें माफ कर दिया। तो सिंधिया को भी माफ कर चुकी है जनता। यदि आपके आरोपों को मान लिया जाए तो लगातार माफ करती है राजनीति में। आपके पक्ष से भी उनके पिताजी रहे, वो खुद रहे, इसके बाद से आप देखिए बीजेपी में भी रहे, दादी भी वहीं राजमाता थी, रही। बाद में आई वो तो आप देखिए लगातार जब जनता स्वीकार करे, जनता कर चुकी है, तो आप जनता को कैसे भड़का सकते हो? आप यदि बोलते हो तो आपके कहने पे मुझे नहीं लगता कि इस मामले से यदि आपको कोई राजनीतिक फायदा होता। इसलिए मुद्दों पर बात करेंगे तो मुझे लगता है जयवर्धन का भी कद बढ़ेगा कि असल बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, सियासी सुर्खियां हैं। और जयवर्धन को सुर्खियां बटोरने की तो जरूरत है भी नहीं है। वो जिस राजनीतिक परिवार से आते हैं, अपने आप में उनका एक नाम है। मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बातें करेंगे। उन्हें थोड़ा परिपक्व होने की जरूरत है और गंभीर होने की जरूरत है। अकेले वो क्यों, पूरी कांग्रेस क्यों नहीं? पूरी यही कांग्रेस एक सबसे क्यों? बड़ा बिल्कुल। सवाल है ना। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो गद्दार वर्सेस वफादार, अगर आप अतीत के पन्ने उखाड़ेंगे तो बहुत कुछ काले पीले सफेद स्याह पन्ने निकलेंगे और सबके निकलेंगे, कोई दूध का धुला नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आज के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जब एक बड़ा जन आंदोलन आप अपने प्रदेश, अपनी पार्टी के अध्यक्ष के लिए कर रहे हैं, तब आप ऐसे बयान दे देते हैं कि पूरा जो आंदोलन का रुख है वो कहीं और चला जाता है, जो असली मुद्दे उसके पीछे कुछ छुप जाते हैं। और राजनीति में जितने लोग हम देखते हैं कि सामने वो कितने ही एक दूसरे को गाली गलौज करें, जब वो मिलते हैं तो एक शालीनता बनी रहती है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से भी जब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे तो शालीनता बनी रहे। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।